नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड की 17वीं बैठक के दौरान हरियाणा का पहला मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट और जिला अंबाला में कैप्टिव सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए मैसेज वायु प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को 37 करोड़ 68 लाख रुपए के विशेष प्रोत्साहन पैकेज को स्वीकृति प्रदान की है। इस परियोजना के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारी अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश के आधार पर HEPB द्वारा अनुमोदित किया गया। बैठक में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि रसायन और पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्र में इस परियोजना की स्थापना से न केवल राज्य में महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित होगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर भी पैदा होंगे, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर हुआ कायराना आतंकी हमले को निंदनीय बताया। सीएम ने ट्वीट कर परिजनों के लिए शोक संवेदनाएं व्यक्त की, ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और घायलों को जल्द स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की कामना की। और सीएम ने कहा कि बुज़दिल और घिनौने कृत्य को अंजाम देने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो लगातार पहलगाम हमले पर देखिए पूरे देश भर के जो लीडर्स है वो कंडेम कर रहे हैं और साथ ही साथ कई राज्य के मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे हादसे को कंडेम किया है। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने दुख व्यक्त किया है। और देखिए ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ट्वीट जो है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जिन्होंने पहलगाम में जिस तरीके से पर्यटकों पर आतंकवादी हमला जो हुआ उसकी उन्होंने कड़े शब्दों में निंदा की है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो दोषी हैं, जो आतंकवादी हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि लगातार इस हादसे के बाद, इस हमले के बाद वहां पर सेना जो है वो पूरी तरह से एक्शन मोड में है, एक्टिव हो चुकी है। लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वहां पर जारी है। हरियाणा के जिले फरीदाबाद में यूपीएससी की परीक्षा में 279 वारंट लेकर फरीदाबाद के सेक्टर 28 के रहने वाले कनिष्क अग्रवाल ने न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे फरीदाबाद का नाम रोशन किया है। उनके इस रिजल्ट के आने के बाद पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। रिजल्ट के आने के बाद उनके घर पर कनिष्क और उनके माता पिता को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। नहीं, बहुत खुशी है, बहुत खुशी का माहौल है। उम्मीद थी ये, मतलब आज ये दिन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मेहनत के लिए बच्चे ने जिस हिसाब से मेहनत करी है तो पूरी उम्मीद थी हमको। नतीजा जब आने वाला था तो मन में कितनी चल रही थी, कितनी हार्टबीट तेज थी? हार्टबीट तो देखो, उम्मीद तो पूरी ही थी। रात को भी हम लोग 12 बजे तक ये देखते रहे थे कि शायद रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आ जाए, क्योंकि आज से इंटरव्यूज भी स्टार्ट है फॉरेस्ट के, तो हमने सोचा पहले ही रिजल्ट आएगा। बट आज मॉर्निंग से ही 10 बजे से हम मोबाइल लेके बैठे हुए हैं। और जब नतीजा आ गया उसके बाद विश्वास हुआ इतनी आसानी से कि? हाँ, विश्वास तो हुआ है, क्योंकि बहुत मेहनत करी है बच्चे ने। जिस हिसाब से वो मेहनत करता है तो मतलब उम्मीद तो पूरी थी कि आज कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आना ही है। मेरा एक्चुअली क्या है, प्राइवेट सर्विस रहा है, तो मैं काफी जगहों पे सर्विस की है। अंबाला में भी की है मैंने सर्विस, ठीक है, गुजरात में भी की है, भुज में भी, भरूच में भी की है मैंने, तो और जोधपुर में भी की है। तो जोधपुर से इसने 10वीं 12वीं की थी, वहां पे इसने IIT क्लियर किया था, 614 रैंक आया था। फिर IIT दिल्ली में इसका एडमिशन हो गया, तो वहां से बीटेक किया और बीटेक से कंटिन्यूएशन में इसने यूपीएससी का तैयारी कर दिया। इसने बीटेक में भी इसका 10 CGPA है और 10th 12th में भी नियरली 10 CGPA है, अप्रोक्सीमेटली मतलब 9.6 या 96-95% जैसे है, ऐसे है। उम्मीद तो थी थोड़ी सी, क्योंकि काफी टाइम से मैं मेहनत कर रहा था। मैं इसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आज मेरा नाम आया इस रिजल्ट में। किसका फोन आया, पहले कैसे पता चला? ऑनलाइन वेबसाइट पे देख रहे थे सुबह से ही। आज उम्मीद थी कि आज रिजल्ट आएगा, क्योंकि 7 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाते हैं, जैसे हम पहले भी देख रहे होते हैं। तो ऑनलाइन PDF आई 1.2 के करीब, उसमें नाम आया। जब नाम आया तो क्या लगा? रैंक आई, पहले विश्वास हुआ कि ये आप ही का रिजल्ट है?
थोड़ा सा तो समय लगता है उसको सिंक इन होने के लिए कि अपना भी नाम आया, रोल नंबर चेक करते हैं, दोबारा नाम की स्पेलिंग चेक करते हैं, और फिर जब मैं कंफर्म कर लेते हैं उसके बाद ही हम बताया फिर सबको रिजल्ट आया। गुरुग्राम में 20 अप्रैल को एक मामला आया था, जहां गुरुग्राम में हाजिर होकर एक लिखित शिकायत के माध्यम से बतलाया कि अपने दोस्तों के साथ बाइक चलाते हुए साइबर सिटी एम्बियंस की तरफ से हाईवे से होते हुए मानेसर की तरफ जा रहे थे और इसी दौरान द्वारका एक्सप्रेसवे के नजदीक एक स्कॉर्पियो गाड़ी का चालक लापरवाही से गाड़ी चलाकर लाया और इसको असंतुलित करने का प्रयास किया। इसके बाद इसने द्वारका एक्सप्रेसवे के नीचे साइड में अपनी बाइक लगा ली ताकि स्कॉर्पियो चालक आगे निकल ना पाए। और आपको बताते चले कि गाड़ी चालक ने भी गाड़ी रोक ली और उस स्कॉर्पियो गाड़ी से 4 युवक उतरे और इनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसकी बाइक तोड़ दी। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि आरोपी कार में घूमने के लिए आए हुए थे। बाइक राइडर्स और आरोपियों के बीच सड़क पर चलने के दौरान इशारे में कुछ बातचीत हुई और इसके बाद आरोपियों में मारपीट शुरू कर दी गई। इस मामले पर पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर गहनता से पूछताछ कर रही है। टीम के द्वारा एक कंप्लेंट फाइल की गई थी और उसके द्वारा बताया गया था कि वह कुछ अपने दोस्तों के साथ में घूमने के लिए बाइक से आया हुआ था। तो इसी दौरान रास्ते में स्कॉर्पियो सवार कुछ युवकों द्वारा उनके साथ रोक करके मारपीट की गई तथा जो विक्टिम था, जो कंप्लेनेंट था, उसकी बाइक को भी उनके द्वारा तोड़ दिया गया। इसमें गुरुग्राम पुलिस के द्वारा सेक्टर 37 पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर की गई थी और FIR रजिस्टर करने के बाद में जो विक्टिम था, जो कंप्लेनेंट था, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया गया था। इसमें गाड़ी का नंबर जो विक्टिम के द्वारा भी अपनी कंप्लेंट में रजिस्टर किया गया था। तो गुरुग्राम पुलिस के द्वारा जो इस घटना में शामिल आरोपी थे उनकी पहचान करने के उपरांत आज जो इस मामले में जो 4 आरोपी थे उनको पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। विनय नरवाल के घर पहुंचे बीजेपी विधायक योगेंद्र राणा। असंध से बीजेपी विधायक और बीजेपी करनाल विधायक जगमोहन आनंद भी शोक व्यक्त करने पहुंचे। परिवार के बीच करनाल की सेक्टर 7 में रहने वाले विनय नरवाल नेवी में लेफ्टिनेंट पद पर तैनात थे। उनकी आतंक के दौरान द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिवार में मातम का माहौल है। तो देखिए, विनय नरवाल के घर जो है बीजेपी विधायक यहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने यहां पर पहुंच के परिवार के लोगों से उन्होंने मुलाकात की। परिवार को यहां पर उनका हौसला अफजाई किया और साथ ही ढाढ़स जो है उन्होंने यहां पर दिया है। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि उनके आतंकवादियों के द्वारा यहां पर आपको बताते चले कि गोली लगने की वजह से उनकी मौत हो गई है, जिसके बाद पूरे परिवार में मातम का माहौल जो है वो छाया हुआ है। और देखिए, अब बीजेपी विधायक जो हैं परिवार से मिलने के लिए विनय नरवाल के घर पहुंचे हैं। करनाल के अंसल टाउन इलाके में मंगलवार को एक युवक ने संदिग्ध हालातों में एक फ्लैट में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक की पहचान 28 वर्षीय दीपक के रूप में हुई है और वह करनाल का रहने वाला था और फिलहाल अंसल टाउन में किराए पर रह रहा था। और दीपक एक निजी बैंक के लोन डिपार्टमेंट में काम करता था और 2 बच्चों का पिता था। तो देखिए, प्रेम प्रसंग में उलझा बैंक कर्मी जहां पर उन्होंने सुसाइड कर लिया है और ब्लैकमेलिंग और टॉर्चर का भी ये मामला भी यहां पर सामने आ रहा है। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जांच पड़ताल करने के बाद ही आखिर सुसाइड किस वजह से किया था, जो तस्वीर है वो साफ होगी। फिलहाल अभी पूरे परिवार में शोक की लहर जो है वो दिखाई दे रही है। लोगों का, परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है और अब इस पूरे मामले में पुलिस जो है अपनी जांच पड़ताल करने में लगी हुई है। रेवाड़ी जिला में CIA पुलिस ने गांजा तस्करी के एक मामले में चौथे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी, आपको बताते चले कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान नूर जिले के गांव पीपका और शहबाज उर्फ शबा के रूप में हुई है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को पहले से ही हिरासत में ले चुकी है। पकड़े गए आरोपी को कोर्ट में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर ले लिया गया है।
जांच अधिकारी ने बताया कि 1 अक्टूबर 2021 को पुलिस को सूचना मिली थी कि सुमित नाम का व्यक्ति न्यू आदर्श नगर में गांजा बेच रहा है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए न्यू आदर्श नगर बिजली घर के पास स्थित एक खाली दुकान से सुमित को पकड़ा। उसके पास से 115 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पिहोवा में पड़ोसी दंपति के डराने धमकाने से घबराकर एक नाबालिग लड़के ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। जब तक परिजन उसे अस्पताल लेकर जाते तब तक उसने दम तोड़ दिया। पुलिस में दर्ज शिकायत में मृत के पिता संजीव कुमार ने बताया कि गत रात्रि उसके पड़ोस में रहने वाले एक दंपति ने उसके लड़के और उसकी पत्नी को घर बुलाकर धमकाया, जिस कारण उसका लड़का अस्मित घबरा गया। सुबह वो ड्यूटी पर चला गया तो उसके पास उसकी पत्नी का फोन आया कि अस्मित ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है और जब घर पहुंचा तो दरवाजा तोड़ा तो अंदर अस्मित पंखे से लटका हुआ था। उसे तुरंत उतारकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने इस संदर्भ में पड़ोसी दंपति के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मौके पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम ने मुआयना कर नमूने एकत्रित कर लिए हैं और मिली जानकारी के अनुसार मृतक नाबालिग स्थानीय DAV स्कूल में 10वीं का छात्र था और पड़ोसी भी DAV स्कूल में टीचर है। सूचना मिली थी एक बच्चा सुमित कुमार सन ऑफ संजीव कुमार जो नंद कॉलोनी का रहने वाला था, पता लगा भी इसने घर पर फांसी ले ली थी और इसके यहाँ मिशन हॉस्पिटल में लेकर आए थे, जहाँ पर डॉक्टर साहब ने डेड घोषित कर दिया था। इसकी डेड बॉडी कुरुक्षेत्र LNJP में रखवाई है। जांच कर रहे हैं, जैसे कोई बयान दे उस हिसाब से कार्रवाई की जाए। कितनी उम्र सर बच्चे की? बच्चे 14-15 साल एज है। सर कोई कारण पता लगा क्या, कुछ जेब से कुछ मिला उसको? नहीं, अभी तक नहीं मिला कोई। देख रहे हैं अगर घर पे कुछ मिल जाए उनसे। पंचकुला में होने वाले परशुराम जयंती समारोह का न्योता देने के लिए भिवानी पहुंचे राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि अमेरिका द्वारा वैश्विक स्तर पर जो टैरिफ लगाए गए हैं वो भारत के लिए आने वाले समय में एक मौके के रूप में शामिल होंगे, न कि नुकसान के लिए। इसी मुद्दे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस से उनकी भारत यात्रा के दौरान मुलाकात की है। भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है पंचकुला में आने वाली 27 तारीख को, और माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। और ये हम हर साल करते हैं कार्यक्रम, जहां हम भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव हर्षोल्लास से मनाते हैं। उसी श्रृंखला में आज भिवानी आया हूँ सबको न्योता देने, और सारे भाइयों का, बड़े बुजुर्गों का, युवा साथियों का, माताओं बहनों का बहुत प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमने करनाल में पहले 2 कार्यक्रम किए थे, इस बार पंचकुला में के जिले में होंगे। कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने ईडी द्वारा गांधी परिवार पर की जा रही जांच पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी दबाव में नहीं आने वाली है, क्योंकि वह पाक साफ है। और मुमताज पटेल ने कहा कि बीजेपी झूठ की राजनीति करती है और इसलिए तमाम एजेंसियों के माध्यम से विरोधियों पर निशाना साधती है। और साथ ही उन्होंने कहा कि इसी तरह का एक आरोप पिछले काफी सालों से कांग्रेस पर लगाया जा रहा है। मुद्दा यह है कि नेशनल हेराल्ड में जो गलत खबरें फैलाई जा रही हैं और जिस तरीके से चार्जशीट के बारे में गलत प्रेजेंटेशन जनता तक पहुंच रही है, हम उसका पर्दाफाश करना चाहते थे। हम लोगों तक सच पहुंचाना चाहते थे। क्या है गलत और क्या सही है, थोड़ा बताइए। देखिए, एक परसेप्शन फैलाया जा रहा है कि इसमें जो चार्जशीट में नाम है सोनिया जी के, राहुल जी के, कि करप्शन इन्वॉल्व है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। पर जाहिर है और साफ है, ईडी भी ये जानती है कि 1 पैसे का जो है लेन देन जिनके नाम चार्जशीट में है उनके साथ नहीं हुआ है। बहुत ही स्पष्ट और क्लियर केस है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस आपने बनाया, आखिरी दिन पे जो आखिरी डेडलाइन होती है उस पर चार्जशीट फाइल करी गई। चार्जशीट अभी तक पब्लिक नहीं हुई। ये कंपनी को, न्यूज़पेपर को, सदस्य परिवार के सदस्य
भिवानी में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों और एकेडमियों पर शिक्षा विभाग ने छापेमारी कर कार्रवाई की है। इस दौरान शिक्षा विभाग ने स्कूलों को बंद करने का नोटिस भी दे दिया है और कहा है कि अगर दोबारा ये स्कूल खुला मिला तो बिल्डिंग को भी सील कर दिया जाएगा। तो वहीं वीओ उप जिला शिक्षा अधिकारी शिव कुमार ने बताया कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूल और अकेडमियों की लिस्ट जारी किया गया था और इसी कड़ी में आज छापेमारी कर कार्रवाई किया गया है और उन लोगों को नोटिस भी दे दिया गया है कि वे स्कूल की मान्यता को ले या बंद कर दें। ठीक है, नीचे कर लो। देखिए, जैसा आपको पता है, अभी जो है आज भी हमारी जो है टीमें हर ब्लॉक में एक एक टीम जो है वो बढ़ा दी गई है और ब्लॉक लेवल के ऊपर क्विक रिस्पांस टीम्स जो हैं उनका क्लस्टर लेवल के ऊपर गठन कर दिया गया है और हर ब्लॉक में जो है वो छापामारी चल रही है और ये ऐसे स्कूलों के खिलाफ है जिनकी मान्यता नहीं है, ऐसी एकेडमीज के खिलाफ है जिनकी मान्यता नहीं है। तो जब भी जो भी हमारे पास रिपोर्ट्स हैं वो आप लोगों ने देख ली हैं वीडियो के माध्यम से और न्यूज़पेपर के माध्यम से भी, हम सभी अभिभावकों से भी ये अपील करते हैं कि इस प्रकार के गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में अपने बच्चों का भविष्य वो दांव पर ना लगाएं और सिर्फ मान्यता प्राप्त स्कूलों में ही, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है, उनमें ही जो है बच्चों को अपना एडमिशन के लिए भेजें। कस्बा शाहाबाद अनाज मंडी में मार्केट कमेटी की सचिव कृष्णा मालिक ने अनाज मंडी का जायजा लिया और अनाज मंडी में गेहूं के कट्टों का तोल चेक किया। साथ ही उन्होंने अनाज मंडी में आए किसानों से बातचीत की और अपने दौरे को लेकर मार्केट कमेटी के सचिव कृष्ण मालिक ने कहा कि वह समय समय पर अनाज मंडी का दौरा करते हैं। मेरे को बताया गया है ऐसे ऐसे तुलाई होती है, 650 ग्राम का कट्टा है, 50 किलो की बर्फ। सेक्रेटरी खुद मौके पर आए हैं मार्केट कमेटी के, 650 ग्राम उन्होंने मेरे को बताया है तो ऐसे ऐसे तोल है, इतना ये कट्टे का है, इतने का जो कट्टे का तोल से संतुष्ट हो आप? कोई दिक्कत नहीं आई? ये बताओ कि मेरे को उसी को तोल के बारे में बताया सिखाया भी है। आज हमने लगभग 3 तोल चेक करे हैं आपके सामने। 2 तोल तो मंडी में लगे हुए थे, एक पहले एक इनका तोल लिया, अभी एक को हमने जो अभी तोल बंद हो गया था उसको स्पेशल बुला के चेक कराया। और पहले भी मैंने आपको बताया और अब भी बता रहा हूं कि किसान जो है, चाहे हमारा किसान कितना पढ़ा लिखा है, वो खुद अपना तोल चेक नहीं कर सकता और सरकार ने हमें लगा रखा है उनका तोल चेक करने के लिए। हमने बहुत से किसानों को पहले भी सिखाया है और आज इन किसानों को भी हमने बताया है ताकि कैसे तोल चेक कर सकते हैं अपना। महेंद्रगढ़ की होनहार बेटी डॉक्टर अंकिता ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 में 337वीं रैंक हासिल कर जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया। खास बात ये रही कि अंकिता ने ये सफलता बिना किसी कोचिंग के अपने दूसरे प्रयास में प्राप्त की है, जिससे न केवल उनके परिवार बल्कि समूचे क्षेत्र में खुशी की लहर है। बहुत खुशी के है और सब बहुत खुश हैं और अंकिता को सब बधाई दे रहे हैं। ये अपने सेल्फ स्टडी करती थी, घर का काम भी करती है तो उनके साथ साथ ये पूरा काम किया है। हाँ भाई, हमें तो पता नहीं क्योंकि सवेरे अपने पढ़ती थी, रात तक देर रात तक पढ़ाई करती रहती थी, लेकिन मतलब इसने अपनी पूरी मेहनत करी और उसी का नतीजा है ये। उस वक्त मैं हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी कर रही थी तो मेरे हस्बैंड का फोन आया, उनसे बात करते करते ही मुझे पता चला कि रिजल्ट आ गया है। सर मैं क्योंकि एक डॉक्टर हूँ तो मैंने ड्यूटी के साथ ही तैयारी शुरू की थी। बीच में मैंने जॉब से ब्रेक लिया था तैयारी पे फोकस करने के लिए और फिर लास्ट ईयर भी इंटरव्यू दिया था बट लास्ट ईयर नहीं हो पाया था। इस बार इंटरव्यू के बाद रिजल्ट आया है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो इन बच्चों ने 2 ने करके दिखाया, आगे मेरे परिवार के बहुत सारे मेंबर और हैं, वो भी इस लाइन को चूज करें और जो मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे जान पहचान के उनके बच्चे भी इसी लाइन में आए तो हमें और भी ज्यादा। अंकिता ज्यादातर तो रात के समय ही पढ़ती थी, लेकिन दिन में तो क्योंकि एक
संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 का फाइनल रिजल्ट घोषित किया है। इसमें बहादुरगढ़ के आदित्य विक्रम अग्रवाल ने 5वें प्रयास में 9वीं रैंक हासिल की है। इस दौरान आदित्य ने बताया कि मैं बहुत खुश हूं, मैंने बहुत संघर्ष किया है। ये मेरा 5वां प्रयास और तीसरा इंटरव्यू था। जब मैं पिछले 2 प्रयासों में इंटरव्यू में सफल नहीं हो पाया था, मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने मेडिटेशन किया, मेरे माता पिता और बड़ी बहन ने मेरा बहुत साथ दिया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है। 5वां अटेम्प्ट था बच्चे का, 5वें अटेम्प्ट में सक्सेस हुआ है, 9वां रैंक मिला है। लोगों का बार बार फोन आ रहा है, मैसेज आ रहे हैं, फिजिकल पे आ रहे हैं, बधाइयाँ आ रही हैं मोबाइल पे। हमने बहुत ज्यादा संघर्ष किया, इसके साथ रहे हमेशा। इसकी मम्मी है, वो सुबह खाना बना के देती थी, ये अपना लाइब्रेरी जाता था, लाइब्रेरी में अपना पढ़ता था, शाम को आता था, शाम को भी इसका पूरा सपोर्ट करते थे, खाने पीने का पूरा ध्यान रखते थे। खुशी तो सभी को है, माँ बाप को है, दोस्तों को है, तो उसी के साथ, उन्हीं के साथ मिलकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। संघर्ष काफी लंबा रहा है, बट आखिरी में सफलता मिली है, तो डटे रहे हैं हमेशा अपना दृढ़ निश्चय लेकर। ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था और तीसरी बार मैंने इंटरव्यू दिया था इस बार। इस दौरान मेरा यही रहा है कि एक पाथ लेकर चलना है, एक रास्ते पर चलना है और उसी में ही करते रहना है। तो डेली अपना एक ही तरीके से शेड्यूल बनाना कि मुझे 8 से 9 घंटे पढ़ाई करनी है, लाइब्रेरी में जाकर मुझे पढ़ाई करनी है, तो वही रहा है। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ। बहुत ज्यादा मेहनत करी है, बेटे ने भी बहुत करी है, हम लोगों ने भी बहुत मेहनत की। खुशी बस घर में मीठा बनाएंगे, भगवान जी को भोग लगाएंगे, मंदिर जाएंगे, मंदिर में माथा टेकेंगे। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में लगाई गई सेल्फ मल्टी हेल्थ चेकअप मशीन लोगों के लिए कारगर साबित हो रही है। शुगर, बीपी, लिपिड प्रोफाइल और कई अन्य टेस्ट या मशीन एक साथ करती है, जिससे लोगों के जांच के लिए अलग अलग स्थान पर नहीं जाना पड़ता और साथ ही एक नॉर्मल टेस्ट में लिए जाने वाले ब्लड सैंपल से काफी कम मात्रा में ये मशीन ब्लड सैंपल को कलेक्ट करती है और तुरंत इसकी रिपोर्ट दे देती है। इस मशीन के लिए लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव का धन्यवाद किया। गौरतलब है कि 9 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में एटीएम की तरह काम करने वाली इस सेल्फ मल्टी हेल्थ चेकअप मशीन का शुभारंभ किया। सेल्फ मल्टी हेल्थ चेकअप मशीन यानी कि खुद से मरीज अपने स्वास्थ्य की जांच कर सकता है, लेकिन आधुनिक मशीन का प्रयोग करने हर किसी के लिए संभव नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए अस्पताल प्रशासन की ओर से लैब टेक्नीशियन की एक टीम भी नियुक्त की गई है। बहुत अच्छी मशीन है जी, हमारे लिए अच्छा रिजल्ट है इसका। इसमें भी थोड़ा लेते हुए अच्छी रिपोर्ट आती है इससे जी, बहुत अच्छी है हम गरीबों के लिए भी। हम यहीं पे आते हैं जांच करवाने के लिए, अच्छा रिजल्ट देती है जी। जी बहुत अच्छी शुरुआत हुई है जी हमारी। ये मशीन जो है ना लंबी के बने के लिए बहुत अच्छी लगवाई है। मिनिस्टर आरती राव ने ये बनने के लिए बहुत अच्छा कार्य और दूसरी जगह भी लगनी चाहिए, जिससे लोगों को सुविधा है। हम आरती राव का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पब्लिक के सेवा का कार्य ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बढ़ चढ़ एक्चुअली AI बेस्ड मशीन है, जिसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे इसमें इंक्लूड की है। लगभग 25 से 30 टेस्ट हम कराते हैं। थोड़ा इसमें कंप्लीट टेस्ट में टाइम ज़्यादा लगता है, तो जिसको ज़रूरत होती है उसी पेशेंट को या सीनियर सिटीजन, मेनली हमने इसको सीनियर सिटीजन के कमरे में लगाया है कि गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है निरोगी प्रोग्राम एंड सीनियर सिटीजन के केयर का अलग से प्रोग्राम। तो मेनली ब्लड शुगर या लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम 40 के बाद सीनियर सिटीजन को ज़्यादा है। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।